2 से 3 दिन पहले जर्मनी के हेड ऑफ द स्टेट भारत आए और एक बड़ी महत्वपूर्ण बायलैटरल विजिट भारत के प्रधानमंत्री के साथ हुई। इस विजिट के तहत भारत और जर्मनी के रिश्ते इतने गहरे हुए कि जिसके बारे में चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर एक भारतीय का एक ये कर्तव्य है कि वो ये समझे कि भारत इस मोमेंट पर आज विश्व में कितना महत्वपूर्ण देश बनता जा रहा है। इसी रीजन से आज के इस वीडियो में हम भारत और जर्मनी के इन रिश्तों के बारे में चर्चा करेंगे। जर्मनी के हेड ऑफ द स्टेट के विजिट पे भारत आने से पहले जर्मनी ने एक हफ्ता पहले ही एक बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रिलीज किया। इस डॉक्यूमेंट का नाम था फोकस ऑन इंडिया। पहली बार वेस्टर्न यूरोप के एक बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण देश जर्मनी ने भारत को लेके एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। आज की डेट में जो लोग सत्ता विपक्ष में बैठे हैं और जिनको आदत है देश के बारे में सिर्फ मजाक उड़ाने की कि भारत का डंका कहाँ बजता है, उनको ये चीज़ पहली बात समझनी है कि अगर डंका ना बजता होता तो आज एक विश्व का इतना महत्वपूर्ण देश जिसका नाम जर्मनी है वो भारत को लेके एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट फोकस ऑन इंडिया रिलीज ना करता। ये पहली बार है कि यूरोप के किसी इतने नामी गिरामी देश ने भारत के लिए ये जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया, इसमें उसने 2 ब्रॉड चीज़ें बड़ी स्पष्ट कर दी। सबसे पहले उसने ये बता दिया कि जर्मनी की सरकार के अंदर जितने भी उसके विभाग हैं, सरकारी विभाग, उन सारे सरकारी विभागों की सोच एक डायरेक्शन में चलेगी भारत को लेके। अभी तक समस्या ये आती थी कि जब हम जर्मनी और भारत के रिश्ते देखते हैं तो ये रिश्ते आज की डेट में 3 बड़े ड्राइवर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला ड्राइवर था टेक्नोलॉजी। जर्मनी भारत को बहुत सारी टेक्नोलॉजी देता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एक रिश्ता बड़ा गहरा है। दूसरा है ट्रेड और तीसरा है माइग्रेशन, यानी कि भारत से बहुत सारी स्किल्ड लेबर आज की डेट में जर्मनी माइग्रेट करती है। जर्मनी की इकोनॉमिक ग्रोथ में जर्मनी की मदद करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानने की ये है कि ये जो 3 फैक्टर थे, इन 3 फैक्टरों में 3 अलग अलग सरकारी विभाग जर्मनी की तरफ से इन्वॉल्व थे। पहली बार फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट के तहत ये चीज़ इंश्योर हुई कि जर्मनी के अंदर जितने भी उसके सरकारी विभाग हैं उन सारों की सोच एक सिंगल डायरेक्शन में भारत को लेके चलेगी। यानी कि जर्मनी अब एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच लगा के भारत को एक सिंगल पॉइंट नज़रिए से देखेगा। और दूसरा, एक्सटर्नल लेवल पर इस फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट से पहली बात तो जर्मनी ने ये मैसेज पूरे विश्व को दे दिया कि भारत हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है जिसके साथ हम आने वाले समय में अपने संबंध और गहरे करना चाहते हैं और हम उसको एक एलाई के नज़रिए से देखते हैं। अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि इस फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में क्या बात हुई और ये भारत और जर्मनी के बीच एक गेम चेंजर कैसे है। जैसा कि मैंने आपको ब्रॉड डोमेस्टिक और एक्सटर्नल लेवल के बारे में तो बता ही दिया। फोकस ऑन इंडिया में सबसे पहले एक बैकग्राउंड दिया गया। बैकग्राउंड ये दिया गया कि जर्मनी की तरफ से ये एक्सप्लेन किया गया कि वो भारत को अभी तक जैसे देखता था उसमें कुछ समस्याएं थी। क्या समस्या थी? जर्मनी ने ये देखा कि भाई भारत जो है रूस के साथ एक रिश्ता रखता है और रूस के साथ रिश्ता रखना जर्मनी को पसंद नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जर्मनी के नेबरहुड में यूक्रेन है और यूक्रेन और रूस के बीच में एक युद्ध चल रहा है। क्योंकि जर्मनी एक इकोनॉमिक पावर हाउस है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक कंट्री जो कि एक इकोनॉमिक पावर हाउस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाएगी अगर उसके नेबरहुड में युद्ध चलता रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि जर्मनी के रिश्ते रूस से खराब हैं और ये चीज़ जर्मनी को बहुत खटकती थी भारत का लेके कि भारत रूस जैसे देश के साथ क्यों एंगेज करता है। लेकिन ये जो डिलेमा है, इस डिलेमा को इस फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में क्लैरिफाई किया गया। जर्मनी ने ये बात एक्सेप्ट करी कि हाँ, हम अभी तक जो है भारत को रूस के नज़रिए से देखते थे। हमें समझ नहीं आता था कि भारत का रिश्ता रूस से क्या है, लेकिन अब हमें ये चीज़ समझ आ चुकी है जो उन्होंने डॉक्यूमेंट में भारत के साथ लिख के दिया कि भारत और रूस के बीच में एक इंडिपेंडेंट रिश्ता है और ये इंडिपेंडेंट रिश्ता नंबर 1 एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन पे है जिसका नाम है डिफेंस। जर्मनी ने कहा कि भारत इस समय रूस से इसलिए एक रिलेशनशिप में डूबा हुआ है क्योंकि रूस बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट भारत को देता है। और जर्मनी ने एक मैच्योरिटी दिखाते हुए ये बात कही और देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है इस डॉक्यूमेंट में, जिसके बारे में अभी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा हुई, कि उन्होंने ये बोला कि भाई अगर रूस भारत को डिफेंस इक्विपमेंट देता है, अगर हमें भारत और रूस का इस डिफेंस ट्रेड का जो रिलेशनशिप है वो पसंद नहीं है, तो जर्मनी ने ये बात बोली कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम भारत को आर्म्स एक्सपोर्ट करेंगे। इस आर्म्स एक्सपोर्ट से भारत उसकी डिपेंडेंसी रूस पे घटेगी। हम अगर भारत के इस डिफेंस ट्रेड को डाइवर्सिफाई करके
इस डाइवर्सिफिकेशन बास्केट में एक महत्वपूर्ण प्लेयर बने तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी फायदा, और हमारी जो इरिटेशन भारत के रूस के संबंध को लेके थी वो भी घटेगी। पहली बार डिप्लोमेसी पे एक इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक जर्मनी की तरफ से खेला गया। ये इसलिए महत्वपूर्ण मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि जर्मनी अभी तक हमेशा से भारत के साथ एक डिफेंस टेक्नोलॉजी लेवल पर एंगेज करने में बड़ा रिलक्टेंट था। जर्मनी को बार बार ये लगता था कि नहीं, हम भारत के साथ आर्म्स एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ये डिलेमा अब फाइनली रिजॉल्व हो गया। अब आप सोचिए कि ये जो इरिटेंट रिजॉल्व हुआ, क्या ये छोटी चीज़ है? क्या डिप्लोमेसी एक बच्चों का खेल है? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत की सुरक्षा के लिए और भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए। दूसरी चीज़, अब अगर हम देखें तो जर्मनी ने एक और चीज़ पे बहुत गहरा हमारे ऊपर एक असेसमेंट किया। जर्मनी ने भारत को बोला कि भारत, आपके सामने एक समस्या है। समस्या ये है कि आप और हम एक प्रकार के नेबर से परेशान हैं। नेबर का नाम आपके केस में चाइना है, हमारे केस में रशिया है। जर्मनी ने कहा कि भारत, इस चीज़ को समझिए कि आपके सामने जो चाइना है वो एक रिविजनिस्ट पावर है, और जर्मनी ने कहा कि हमारे सामने जो एक पावर रशिया है वो एक रिविजनिस्ट पावर है। एक साधारण शब्द में एक आम आदमी के लिए अगर मैं उसको समझाने की कोशिश करूं तो रिविजनिस्ट पावर क्या होता है? दोस्तों, रिविजनिस्ट पावर का मतलब है कि एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा देश जो अपने टेरिटोरियल बाउंड्री से, यानी कि अपने सीमा से, अपने बॉर्डर से खुश नहीं है और वो इस बॉर्डरों को अपने आसपास के देशों के साथ बदलना चाहता है, और जब वो ये देश अपने बॉर्डर को बदलने की एक मुहिम चलाता है, इस मुहिम में वो अपने बल का, यानी कि मिलिट्री का प्रयोग करता है। साधारण तौर से समझने की कोशिश कीजिए। जर्मनी के सामने रूस एक रिविजनिस्ट पावर है। वो अपने यूक्रेन के साथ के बॉर्डर को लेके खुश नहीं है। यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है कि यूक्रेन के ईस्टर्न पेरिफेरी में कुछ टुकड़ों को वो हासिल करके उनको रशिया का हिस्सा बना ले। और समझने की फिर से कोशिश कीजिए कि भारत के सामने चीन एक रिविजनिस्ट पावर है। चीन आज की डेट में वही काम कर रहा है लद्दाख से लेकर अरुणाचल में, जिसके ऊपर खैर अब सहमति बन चुकी है कि चीन ऐसी हरकत नहीं करेगा, पर क्योंकि चीन ने ये हरकत की है तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि चीन एक रिविजनिस्ट पावर था और है भी अभी भी। आने वाले समय में फिर हो सकता है कि वो वैसा व्यवहार दिखाए। इस कॉन्टेक्स्ट में अब देखिए कि जर्मनी और भारत के बीच में एक मास्टर स्ट्रोक कैसे हुआ। जब जर्मनी ने यह बात भारत को बोली कि आपके सामने एक रिविजनिस्ट पावर है चीन, मेरे सामने एक रिविजनिस्ट पावर है रूस, हम रूस को अपने लेवल पर देख लेंगे, पर आप चीन को कैसे मैनेज करेंगे? चीन को मैनेज करने के लिए जर्मनी ने भारत के साथ जो अभी कूटनीतिक लेवल पर संबंध बनाए, इस फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में एक बड़ा महत्वपूर्ण अग्रीमेंट हुआ। अग्रीमेंट पता है क्या था? अग्रीमेंट ये था कि जर्मनी ने कहा कि हम आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे आपके साथ जिससे कि देखकर चीन को ये लगे कि भाई जर्मनी भारत में आकर डायरेक्टली हमें काउंटर कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो अमेरिका का एक परसेप्शन चीन के माइंड में भारत को लेकर बना ही हुआ है। क्योंकि चीन को बार बार ये लगता है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो संबंध सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि अमेरिका भारत का प्रयोग करके मुझे काउंटर करना चाहता है। जर्मनी एक मैच्योर कंट्री है। जर्मनी ने कहा कि भारत, चीन को काउंटर तो करना है, अमेरिका की तरह नहीं, हमारी तरह। हमारी तरह का क्या मतलब है? जर्मनी ने कहा कि भारत, आप इस समय ग्लोबल साउथ के एक लीडर बनना चाहते हैं। ग्लोबल साउथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें भारत ये बोलता है कि विश्व की वो सारी शक्तियाँ जो कमज़ोर देश हैं, हम उनके लिए एक उनका वॉइस बनना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम उनके विकास में अपना एक भागीदारी रखना चाहते हैं। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि भारत आज की डेट में ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के ऊपर इसलिए फोकस करता है क्योंकि जब भारत आने वाले समय में एक विश्व की शक्ति बनेगा तो वो विश्व की शक्ति तभी बनेगा जब दूसरे देशों को साथ लेके चलेगा। और साथ लेके चलने की जो भारत की एक मुहिम है वो है कि भारत अपने आप को ग्लोबल साउथ का एक चैंपियन बनाना चाहता है। और इसी लेवल पर जर्मनी ने भारत को बोला है, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। अभी जो हाल ही में बायलैटरल विजिट हुई, इस विजिट के दौरान जो जर्मन हेड ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को ये बात बोली कि आपके इस ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में हम आपको मदद करेंगे। कैसे? अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन्होंने एक नया नज़रिया ढूंढा है, और वो जो नया नज़रिया है वो उसको हम कहते हैं न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी पैराडाइम। इसका क्या मतलब है? ये न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी पैराडाइम भारत और जर्मनी के बीच में क्या है? आप खेल को समझिए।
जर्मनी ने बोला भारत को कि भारत, आप अगर ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं, ग्लोबल साउथ में तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस समय क्लाइमेट चेंज की समस्या से, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, क्यों ना आप और मैं मिलके इन देशों की मदद करें, इन देशों को क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को मिटिगेट करने की शक्ति प्रदान करें मिलकर, जिससे कि सबसे पहला फायदा ये हो कि आप अपनी जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने की टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो अपनी स्ट्रेटेजीज हैं वो आप शेयर करें, और हम एक एडवांस्ड इकोनॉमी होने के नाते जो पैसा हमारे पास है, हम वो पैसा एक तीसरे देश में लगाएं, एक 2+1 फॉर्मेट में, जिससे कि आपका हमारा दोनों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फायदा हो। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ है कि भारत ने और जर्मनी ने इस बार इस मीटिंग के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट किया है, और उन्होंने बात की है एक बहुत ही नए कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है सोशियो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। पहली बार भारत ने एक यूरोप के इतने बड़े देश के साथ सोशियोलॉजिकल सिक्योरिटी के बारे में चर्चा की है। सोशियो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी जो है, इस सोशियो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के तहत इन्होंने V20 पे फोकस किया है। V20 का मतलब है वल्नरेबल 20 कंट्रीज। वल्नरेबल 20 कंट्रीज का मतलब यह है कि इन दोनों ने, जर्मनी ने और भारत ने मिलकर 20 ऐसे वल्नरेबल देशों की एक लिस्ट तैयार की है, जो अफ्रीका से लेके सेंट्रल एशिया से लेके साउथ ईस्ट एशिया में बसे हुए हैं, जिनको भारत और जर्मनी अब मिलके 2 कंट्रीज मिलके +1 यानी कि एक थर्ड कंट्री में जाकर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन को मिटिगेट करने की पूरी स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी और ग्रीन फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। भारत अब एक नया डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी खोज रहा है, और इसमें जर्मनी भारत के साथ है, दोनों को फायदा है। भारत अगर मान लीजिए वल्नरेबल 20 कंट्रीज के साथ एंगेज करेगा, तो इन वल्नरेबल 20 कंट्रीज में भारत क्या होगा, जाहिर सी बात है कि वो उन देशों में अपनी एक इम्पैक्ट, अपनी परछाई छोड़ पाएगा। और जर्मनी को क्या फायदा मिलेगा कि जर्मनी भारत के साथ एंगेज करके इन देशों में अपनी परछाई छोड़ पाएगा। इन देशों को भी मालूम चलेगा कि यूरोप के सारे देश एक जैसे नहीं, जर्मनी जैसे देश भी हैं जो भारत के साथ मिलकर हमारे विकास के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और हमारी समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। इस पूरे गेम से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट से और जर्मन हेड ऑफ द स्टेट के भारत विजिट से जर्मनी ने ये बात तो तय करके क्लियर कट बोल दिया कि जब वो आज इंडो पैसिफिक एरिया में आएगा, तो इंडो पैसिफिक एरिया में आने के टाइम उसका जो फोकल पॉइंट है, यानी कि जिस पॉइंट से जर्मनी पूरा इस एरिया में एंगेज करेगा, वो बेस उसका भारत होगा। इससे बड़ा इस समय भारत की डिप्लोमेसी में, भारत की विदेश नीति में और कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता कि हम लोगों ने एक यूरोप के इतने प्रसिद्ध देश के साथ इतना बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया। लेकिन एक चीज़ को समझिए, इस पूरे डिबेट में एक सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट जो है वो ये है कि जर्मनी ने एक मैसेज सिर्फ विश्व तौर पर नहीं दिया बाकी लोगों को कि देखिए भारत हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, पर जर्मनी ने एक मैसेज सबसे महत्वपूर्ण तरीके से यूरोपियन संघ को भी दिया। क्योंकि यूरोपियन संघ अभी हमेशा से जब वो भारत को देखता है तो वो यूरोपियन संघ और भारत को देखता है। अब आप कहेंगे कि इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यूरोपियन संघ की नीति भारत को लेके अलग है, और यूरोपियन संघ के अंदर के देशों की नीति, उनकी भारत के साथ जो संबंध है वो अलग है। जर्मनी ने एक फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके इन सारी चीज़ों पे क्लैरिटी दे के ये बात तो तय करके बता दी कि जर्मनी की सोच ज़रूरी नहीं कि यूरोपियन संघ की सोच से मैच करे, क्योंकि यूरोपियन संघ अभी भी भारत को लेके एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़रिए से नहीं देखता। उसको अभी भी चीन के साथ ज़्यादा फोकस करके, चीन के साथ एंगेज करके अपनी आर्थिक परिस्थितियों को मजबूत करने की एक रणनीति बनाकर वो काम कर रहा है। लेकिन जर्मनी ने इस पूरे ट्रेडिशन को फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट से ब्रेक किया, और पिछले हफ्ते की बायलैटरल विजिट में जर्मन हेड ऑफ द स्टेट ने ये बात बोल दी कि यूरोपियन संघ की अप्रोच भारत को लेके जो मर्जी हो, यूरोपियन संघ की अप्रोच चीन को लेके जो मर्जी हो, हम भारत के साथ खड़े हैं, हम भारत के साथ अपने नज़रिए से एंगेज करेंगे। इसका खमियाजा वेस्टर्न यूरोप के बाकी देशों के ऊपर भी होगा, क्योंकि अब ब्रिटेन, इसके बाद फ्रांस, ये सारे देश भी जो हैं
अब भारत के साथ एक इंडिपेंडेंट रणनीति को अपनाएंगे और इससे भारत को फायदा ये होगा कि वो आर्थिक तौर पर और एक विश्व शक्ति के तौर पर दोनों तरफ से मजबूत होगा। तो एक चीज तय है, इन कंक्लूजन अगर मैं बोलूं तो ये जो फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट था, इससे भारत और जर्मनी अब एक ग्लोबल साउथ के लेवल पर काम कर पाएंगे। जर्मनी ने भारत को ग्लोबल साउथ की एक लीडरशिप पोजीशन को एक्सेप्ट करते हुए इस ग्लोबल साउथ की लीडरशिप पोजीशन में उसका सहयोग देने के लिए, साथ देने के लिए मान लिया है। चीन को बैलेंस आउट करने के लिए ग्लोबल साउथ का लीडर अगर जर्मनी भारत को बनाएगा तो चीन का दबदबा ऑटोमेटिकली ग्लोबल साउथ में घटेगा, और जैसे जैसे भारत का दबदबा ग्लोबल साउथ में एक न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी पैराडाइम जो सोशियोलॉजिकल और सोशियो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी पे बेस्ड है, जिसमें वल्नरेबल 20 कंट्रीज के साथ इंगेज करके ये दोनों देश आज की डेट में क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करेंगे, तो भारत अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक क्लाइमेट चेंज चैंपियन भी पोर्ट्रे कर पाएगा। आई होप कि इस वीडियो के बाद ये जो एक बड़ी महत्वपूर्ण विजिट हुई, जिसके बारे में हमारी मीडिया में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा चर्चा हुई नहीं, इस वीडियो के बाद कम से कम आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि भारत इस समय यूरोपियन संघ के सामने और पूरे विश्व के सामने कैसे एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभर रहा है। ये भारत का एक शाइनिंग मोमेंट है और हर एक भारतीय को इस चीज़ पे गर्व होना चाहिए। धन्यवाद।